नमस्कार छात्रों, आज हम पृथ्वीराज रासो की बात करेंगे। पृथ्वीराज रासो जो कवि चंद्रवरदाई द्वारा लिखित है, उसकी कुछ पंक्तियों का आज हम अध्ययन करेंगे जो बीए प्रथम वर्ष या बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में लगा हुआ है। पृथ्वीराज रासो आदिकाल के प्रमुख कवि जो दिल्ली के चौहान राजा पृथ्वीराज के अभिन्न मित्र थे और उनके दरबारी कवि भी थे। तो यह कवि चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। यह 2500 पृष्ठों में लिखा हुआ है और इसमें कुल 69 अर्थात 69 सर्ग हैं। सर्ग का मतलब यहाँ अध्याय खंड भाग से है कि इसमें कुल अगर हम सर्ग की बात करें तो 69 समय हैं। इन्होंने सर्ग या अध्याय को समय का नाम दिया है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं पद्मावती समय। तो इसमें नायक हैं पृथ्वीराज चौहान और नायिका हैं पद्मावती। तो पंक्तियाँ हम यहाँ पर शुरू करते हैं। पंक्तियों में पद्मावती समय की जो ये प्रथम पंक्तियाँ हैं, इसमें पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन कवि कर रहे हैं। वो कहते हैं, मनहु कला शशिभान कला सोलह सो बन्य, बाल बेस शशिता समीप अमृत रस पिन्य, बिगसी कमल मृग भ्रमर बैन संशन मृग लुट्य, हीर कीर अरुबिंब मोती नश शिश अहि घुट्य। व्याख्या शुरू करते हैं। तो यहाँ पहले ही एक शब्द दिया है मनहु। मनहु का मतलब है मानो, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है कि पद्मावती ने शशिभान की चंद्रमा की 16 कलाओं से सारी सौंदर्यता ले ली हो। ये कहते हैं कि कला 16 सो बन्य, कि ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होकर के पूरी चंद्रमा चांदनी प्रकट करता है, अपने सौंदर्य को प्रकट करता है। ऐसा लगता है कि जो पद्मावती है वो 16 कलाओं से पूर्ण है। दूसरी तरफ कहते हैं बाल बेस शशिता समीप, कि वो बाल्यावस्था में है और बाल्यावस्था में लगता है कि इस चंद्रमा ने स्वयं उनके पास जाकर के ता समीप अर्थात पद्मावती के पास जाकर के अमृत रस पिन्य, की अमृत सोम रस का पान कर लिया है। दोनों पंक्ति को अच्छे से समझिएगा कि यहाँ कवि कहता है कि पद्मावती का जो रूप सौंदर्य है वो इतना सुंदर है, 16 कलाओं से पूर्ण है। ऐसा लगता है वो चंद्रमा ने भी उनसे शीतलता अमृत प्राप्त किया है। और उनके सौंदर्य को आगे बताते हुए कहते हैं कि बिगसी कमल मृग भ्रमर बैन संजन मृग लुट्टे, कि उनके सौंदर्य से जो कमल है, बिगसी माने खिले हुए, कमल माने कमल, कि खिले हुए कमल, और जो मृग हैं भ्रमर हैं, वैन माने यहाँ बंशी के लिए कहा गया है, संजन जो एक खंजन पक्षी होता है, मृग और यहाँ पर मतलब हिरन के लिए कहा गया है। वो कहते हैं कि ऐसे लगता है जैसे कमल भ्रमर वंशी खंजन और मृग की शोभा तुच्छ पड़ गई है। अर्थात पद्मावती जो 16 कलाओं से पूर्ण है, उनकी सौंदर्यता से इन कमल की, भ्रमर की, पंछी की, खंजन पक्षी की और मृग की शोभा कम पड़ गई है, तुच्छ पड़ गई है। यहाँ उनके संपूर्ण नख शिख का वर्णन करते हुए वो कहते हैं हीर कीर अरुबिंब, कि उनका जो हीरे तोते और बिंब फल मोती का सौंदर्य निर्मित हो रहा है। हीर माने हीरा, कीर माने तोते, अरु माने और, बिंब माने बिंब फल, कि उनका जो नख शिख नाक से लेकर के सिर तक का जो मोती जैसा यह शरीर है, उनका जो ये सौंदर्य है वो हीरे से, तोते से और बिंब फल के मोती से निर्मित हो रहा है। फिर आगे कहते हैं छप्पति गयंद हरिहंस गति विह बनाए संचय सचिए, कि ऐसा प्रतीत होता है
कि मानो ब्रह्मा ने साँचा बना करके, बिहि माने ब्रह्मा ने, बनाए माने बनाया है, संचय माने साँचे में, सचिए माने सची की। ऐसा लगता है कि उन्होंने एक साँचे में ढाल करके पद्मावती को रूप सौंदर्य युक्त बनाया है। दूसरी पंक्ति में कुछ कवियों का कहना है कि ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मा ने शची, जो इंद्र की पत्नी है, कि शची के रूप के बराबर इनका सौंदर्य दिया है। फिर वो कहते हैं आगे कि पद्मिनी रूप पद्मावतीये मनहु काम कामनी रचिए, कि उस पद्मावती का जो रूप है वो पद्मिनी नायिका के समान है। ऐसा लगता है जैसे इस संसार के सृष्टिकर्ता ने किसी दूसरी रति की रचना कर दी हो। काम कामनी अर्थात कामदेव की पत्नी जो रति हैं, वो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर पद्मावती को दूसरी रति के समान यहाँ पर इन्होंने रच दिया है। अर्थात इस पूरे के पूरे पद में अगर हम देखें तो पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन दिया है। मनहु दे करके उन्होंने मानो जानो करके उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है। जब हम अर्थ लिख देते हैं तो अर्थ के बाद में एक विशेष सौंदर्य लिखा जाता है, जिससे आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि उस काव्य पाठ में क्या विशेष है, कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, किस भाषा का प्रयोग किया है। तो वो सब चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। मनहु लिखा हुआ है अर्थात लगता है जैसे। मनहु, जनहु, मानो, जानो ये सब शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार के हैं। तो यहाँ पद्मावती के रूप सौंदर्य की जो तुलना है वो चंद्रमा की 16 कलाओं से हो रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा ने खुद पद्मावती के साथ जा कर के या पद्मावती के पास जा कर के अमृत रस को पी लिया है। फिर यहाँ अगर हम बात करें तो मनहु शब्द जहाँ जहाँ आया है, जैसे सबसे पहली पंक्ति में मनहु कला ससीभान है तो मनहु शब्द से उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर नीचे भी एक पंक्ति दी है मनहु काम कामनी रचे, तो मनहु शब्द यहाँ भी दिया है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरी तरफ अगर हम अलंकार की बात करें तो काम कामनी में, संचय सचिये में जहाँ वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो संचय सचिये में और काम कामनी में मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये काम कामनी, ये सॉरी ये जो दिया है काम कामनी, यहाँ का वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो का वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास है। यहाँ संचय सचिये में सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ देखेंगे आप 16 सा वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। आपको जहाँ भी किसी वर्ण की आवृत्ति दिखाई दे अर्थात एक से अधिक बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अगर हम रस की बात करें तो यहाँ श्रृंगार रस है क्योंकि यहाँ सौंदर्य का वर्णन किया गया है। छंद की बात करें तो ये छप्पय छंद है अर्थात जिसमें 6 पंक्तियाँ होती हैं। आप पंक्तियाँ गिने 1 2 3 4 5 6 पंक्तियाँ होने से जहाँ हम इस पद को छप्पय पद कहलाता है। और इसमें अगर हम शब्द देखें तो ससीभान, कला, शिष्य, नश, तो यहाँ पर अधिकांशतः है तत्सम और तद्भव शब्दों का समावेश किया गया है। यहाँ आप देखेंगे शा वर्ण बहुत बार दिया है, जैसे कि संजन में दिया है, संजन में तो संजन का यहाँ पर शा जहाँ दिया है वो खा वर्ण बोलेगा। शा जो है वो क्या बोलेगा, खा वर्ण बोलेगा। आप यहाँ देखें शिश का मतलब यहाँ पर शीश से है, नश का मतलब है नख से है, नख
सिख, नख माने नाखून, सिख माने सिर। यहाँ संजन दिया है, संजन का मतलब यहाँ खंजन पक्षी से है। तो इसमें शा को जो शा षटकोण दिया हुआ है उसको खा पढ़ा जाए तो यहाँ इस प्रकार से ये पद पद्मावती के रूप सौंदर्य को बताता है। अब बात करते हैं अगले पद की। अगला पद कहता है, क्या कह रहा है, मनहु काम कामिनी रचिए रुचिर रूप की रास, पंसु पंछी सब मोहिनी सुर नर मुनियर पास। ये कहते हैं फिर द्वारा से यहाँ पद्मावती की तुलना कामनी से की गई है। कामनी कौन, जो कामदेव की पत्नी रति हैं। तो उनके सौंदर्य का वर्णन करते हुए यहाँ कहते हैं कि ये जो पद्मावती है बहुत ज़्यादा रूपवती है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि विधाता ने उसी की रूप राशि के अनुसार रति की रचना कर दी हो। ये कहते हैं ना कि मनहु माने मानो, काम माने कामदेव, कामिनी माने उनकी पत्नी रति, कि ऐसा लगता है कि कामदेव की पत्नी रति के अनुसार ही उनकी रचना कर दी हो। रचिए रूप की रास, क्योंकि उनका जो सौंदर्य है वो पूरी तरह रति के समान है। और फिर वो अगली पंक्ति में कहते हैं, पंसु पंछी सब मोहिनी, और उनके रूप सौंदर्य पर सबके सब मोहित हो जाते हैं, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, देवता लोग हों, मुनिवर हों, ये सब के सब क्या हो जाते हैं, उनके पास अर्थात पाश जाल में बंध जाते हैं। वो सब उनके सौंदर्य पर मोहित हो जाते हैं। अगला पद हम देखते हैं, सामुद्रिक लक्षण सकल 64 कला सुजान, जानू 14 अंग षट रति बसंत परमान। यह पुनः उनके सौंदर्य की वर्णन कर रहे हैं। जैसे पहले वाले छंद में तो उन्होंने 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा की तुलना की है, तो यहाँ पर सामुद्रिक लक्षण, सामुद्रिक माने समुद्र के, लक्षण माने लक्षण, सकल माने सारे, कितने 64, कि जिस तरह से समुद्र में 64 लक्षण पाए जाते हैं, 64 लक्षणों से 64 लक्षणों से युक्त समुद्र होता है, उसी तरह से यहाँ पर पद्मावती को 64 कलाओं से युक्त बताया है। वो कैसे बताया है, वो कहते हैं 14 अंग, कि उसके जो अंग हैं वो 14 विद्याओं तथा वेद के 6 अंगों का ज्ञान रखते हैं। उसका जो रूप यौवन है वह ऐसा है कि उसके रूप में रति तथा वसंत एक साथ उपस्थित हैं, क्योंकि जो उसका रूप है वो रति के समान है और उसमें जो नवयौवन का आगमन है वो वसंत के आगमन के समान लगता है। तो यहाँ जो कवि कहना चाह रहा है उसका भाव यह है कि रति तथा बसंत के रूप में यह जो पद्मावती है उनको आकार कामदेव रूपी वर कृतार्थ करें तो वो बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम होगा। अर्थात यहाँ पर समुद्र के 64 लक्षणों से युक्त जो तुलना की है वो पद्मावती जी की भी कर दी है। पद्मावती को भी इतना ही रूपवान और इतना ही गुणवान बताया है जैसा कि ये 64 कलाओं से युक्त समुद्र है। और उनका फिर शारीरिक सौंदर्य की जो तुलना की है वो बसंत और रति से कर दी है, कि जिस तरह से रति कामदेव की पत्नी और बसंत दोनों का एक साथ समावेश होता है, दोनों ही सौंदर्य युक्त होते हैं, वैसे ही पद्मावती का रूप है। फिर अगली पंक्ति अगर हम देखें तो कहते हैं, शशियन संग खेलत फिरत महलन बाग निवास। शशियन वही शावर्ण को हम खावर्ण पढ़ेंगे, तो सखियों के साथ में, शशियन माने सखियाँ, संग माने खेल, साथ में, खेलत फिरत खेलती फिरती हैं, अर्थात जो पद्मावती हैं वो अपनी सखियों के साथ खेल रही हैं। कहाँ पर, महलनी बाग निवास, कि महल में जो बाग है, निवास है, वो महल के बाग उद्यान में खेल रही हैं, अपनी सखियों के साथ आनंद ले रही हैं क्रीड़ा में। फिर क्या होता है, कीर एक दिश्य नयन तब मन भयो हुलास, कि वो कीर माने तोता, एक माने एक, दिश्य माने देखती हैं, नयन माने कि वो आँखें, उनकी दृष्टि एक तोते पर पड़ जाती है
और उस तोते को देख करके उनका मन बड़ा हर्षित हो जाता। हुलास माने हर्षित हो जाना, प्रसन्नचित्त हो जाना। उनका मन बहुत अधिक प्रसन्नचित्त हो जाता है, किसको देख करके? तोते को देख करके। फिर आगे की यहाँ ये पंक्ति है, कहते हैं हर्षत आनंद मन मही हुलास, कि उस पक्षी को देख करके उनके मन में बहुत ज़्यादा आनंद पैदा हो जाता है और वो उसको किसी न किसी तरह से अपने पास पा लेना चाहती हैं। झूले महल भीतर गई, फिर क्या हुआ? वो उसको लेकर के अपने महल में चली जाती हैं। पंजर अनूप नग मणि जनित सो तिहि मह रसत भई, कि पंजर माने पिंजरा, अनूप माने अनोखे, नग मणि जड़ित, कि उन्होंने जो उस पक्षी तोते के लिए पिंजरा बनाया है वो अनेक नगों से, मणियों से जड़ा हुआ है। सो तिहि मह रसत भई, उन्होंने उसको उस पिंजरे में रख दिया है। इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पद्मावती हैं वो अपनी सखियों के साथ में महल में खेल रही हैं। वहाँ एक तोते को देख करके प्रसन्नचित्त हो जाती हैं और उस तोते को पकड़ करके ले जाती हैं और ले जा करके एक उसमें नग से जड़े हुए पिंजरे के अंदर उसे रख लेती हैं। तो आज हम ये 5 पद ही इस वीडियो में रखते हैं, वरना बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि इसमें कुल 10 पद हैं। ये जो आपका पद्मावती समय लगा हुआ है इसमें कुल 10 पद हैं। 10 पद में से 5 पद मैंने इस वीडियो में बना दिए हैं। इसके बाद पुनः एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें वो अवशेष वाले सारे 5 पद डाल दूंगी। अब इसमें एक बार हम संक्षिप्त रूप में जान लें कि पद्मावती समय में चंद्रवरदाई ने पद्मावती के रूप सौंदर्य की तुलना, मतलब रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। पहले पद में वो चंद्रमा से उनके सौंदर्य की तुलना करते हैं। शची जो इंद्रदेव की पत्नी है उनके साची के बराबर, उनके रूप के बराबर बताते हैं। कामदेव की पत्नी कामनी अर्थात रति से उनके सौंदर्य की तुलना करते हैं। दूसरे पद में अगर हम देखें तो वो पुनः कहते हैं कि जो पद्मावती हैं, पद्मावती का रूप सौंदर्य इतना सुंदर है कि पशु पक्षी, देवता लोग या मनुष्य या मुनिवर जितने भी होते हैं सब उनके सौंदर्य के मोहपाश में बंध जाते हैं। तीसरे पद में उन्होंने बताने की कोशिश की है कि जिस तरह से समुद्र 64 कलाओं से पूर्ण होता है, 64 गुणों से युक्त होता है, वैसे ही पद्मावती 64 कलाओं से युक्त है। चौथे पद में वो उनके खेलने कूदने के और महल में एक तोते को पकड़ने का वर्णन करते हैं कि पद्मावती अपनी सहेलियों के साथ में एक महल में, अपने महल में बाग उद्यान में घूम रही थी, खेल रही थी, तभी उन्हें एक तोता दिखाई देता है और वो तोते पर इतनी मोहित हो जाती हैं कि उसको वो अपना पकड़ करके एक सुंदर से हीरे जड़ित पिंजरे में रख देती हैं। इस सब में अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा यहाँ पर अपभ्रंश है। तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। मनहु जनहु शब्द आने से उत्प्रेक्षा अलंकार है। श वर्ण यहाँ पर खा के लिए है। काम कामनी में अनुप्रास है। रचिए रूप की रास में अनुप्रास है, अर्थात जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति हो रही हो अधिक बार वहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और ये जो दूसरा, तीसरा, चौथा पद है इन दोनों में दोहा अलंकार, दोहा छंद है। और यदि रस की बात करें तो पूरे पद में श्रृंगार रस है, क्योंकि सौंदर्य की जब बात होती है, नायक नायिका के सौंदर्य को जब बखाना जाता है वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। आशा है आपको मेरी यह वीडियो पसंद आएगी और आपको बहुत मैंने स्पष्ट और थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश की है। आप इसको समझ गए होंगे और समझ करके आप मुझे अवश्य ही कमेंट या कॉम्प्लीमेंट दोनों में से जो देना चाहें वो आप मैसेज के माध्यम से दे सकते हैं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।